अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि, ठीक है, और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे उनको हम बोलते हैं वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो हिस्ट्री है यहाँ पे। 1864 में नॉर्वेजियन केमिस्ट थे सी गिल्डबर्ग एंड वेग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केयरफुली मेजर किया था कंपोजिशन ऑफ अ मेनी रिएक्शन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन सिस्टम में इक्विलिब्रियम की हालत में जो कंपोजिशन होगी उसकी, यानी उसमें कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, उसको केयरफुली मेजर किया था। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन क्या था? इन्होंने मेन चीज डिस्कवर क्या की थी? बेसिकली इन्होंने के को डिस्कवर किया था, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कवर किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन तो लिखी हुई है, लेकिन ये आपको भी समझ नहीं आनी। इसको पढ़ने से पहले हम एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे, उसमें के की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस रिएक्शन को इससे रिजेंबलेंस देंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। जनरल रिएक्शन लिखेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और बी है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये ए रिएक्टेंट का मोल है ए, ये बी रिएक्टेंट का मोल है बी, ये सी रिएक्टेंट का मोल है सी, और ये डी है इसका मोल। ठीक है, ए और बी है, ये क्या है? रिएक्टेंट, और जो सी और डी है ये क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर है? और ये जो हमारे पास ए बी सी और डी है ये क्या है? ये कोफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। क्या है ये कोफिशिएंट्स हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि इसकी के की वैल्यू निकालें। अब एक चीज तो यहाँ पे जो के है वो इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो बच्चों, हमने 9th में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा है, तो के की वैल्यू अगर आपने निकाली है तो ऊपर क्या होगा? प्रोडक्ट, और नीचे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे बेसिकली के को डिफाइन करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें ये इक्वेशन लिखना पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ऊपर जो है प्रोडक्ट लिखना है हमने, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। अब एक तो प्रोडक्ट का वर्ड होता है इस क्रॉस के लिए, ठीक है, और एक प्रोडक्ट का वर्ड होता है जो हमारे पास चीज बनी हुई है। तो जब भी हमने के लिखना है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाना है, तो उसके लिए हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? प्रोडक्ट, और नीचे क्या होगा बच्चों? रिएक्टेंट। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोल्स भी मेंशन है। जो सी है उसका मोल क्या है? सी, स्मॉल सी। डी का मोल क्या है? स्मॉल डी। ए का मोल क्या है? स्मॉल ए। और बी का मोल क्या है? स्मॉल बी। ठीक है, हमारे पास जो ए और जो बी हैं ये बच्चों क्या है? ये है रिएक्टेंट्स। क्लियर? और इसी तरह जो सी और डी है ये क्या है? ये है बच्चों प्रोडक्ट। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, यानी इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी तो हम प्रोडक्ट का वर्ड यूज करते हैं ना। तो यहां पे क्या आएगा? प्रोडक्ट, और यहां पे भी क्या आएगा? ये भी क्या होगा? प्रोडक्ट। क्लियर है? अब आप क्या करो, ये जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। गिलबर्ग एंड वेग ने बेसिकली क्या किया था? उन्होंने ये डिस्कवर किया था, उन्होंने के को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये के है क्या? फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अब ध्यान से इसको पढ़ने, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। द रेशो, अब ये देखो दरमियान में लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या होता है? ये रेशो है। ठीक है, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, द रेशो लाइन है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो पहला प्रोडक्ट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और जो बाद में प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या है? सी एन डी। ठीक है, चलो दोबारा देखो, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई। ठीक है, और दरमियान में क्या है? रेशियो, और इस प्रोडक्ट के ऊपर ये सी और डी भी तो है ना, तो ये भी तो लिखेंगे ना, रेज टू देयर कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब दरमियान में क्या है? 2, रेशियो है तो 2 का वर्ड आएगा। अब 2 के बाद हम नीचे वाली चीज को पढ़ते हैं, 2 द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब अगेन क्या है? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? ए और बी। ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और वो क्या है? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट अंडर द गिवन सेट्स ऑफ कंडीशन।
तो वो किसके बराबर होते हैं, के के बराबर होते हैं, और के क्या है, कांस्टेंट है। रेशियो क्या है, ये लाइन, तो इस लाइन के ऊपर वाले को पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट के दरमियान में ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का निशान है, यानी मल्टीप्लाई का निशान है। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट, उसके बाद टू के बाद अब नीचे आ जाओ, टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A and B raised to the power of their coefficient in the balanced chemical equation are always equal to the constant, ठीक है, अंडर गिवन कंडीशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी। यहां तक क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव masses का मतलब क्या होता है, जैसे ए रिएक्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये एक्टिव मास है ए का। अगर बी रिएक्टेंट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये बी एक्टिव मास है, ठीक है, तो रिएक्टेंट बी का एक्टिव मास है। इसी तरह सी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरह डी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट। अब रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी, दैट इज प्रेजेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा वही इसकी पावर बनेगी, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट, यानी आप ये कह सकते हैं दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। और अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई कोफिशिएंट भी है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ए का कोफिशिएंट ए लिख दिया, बी का कोफिशिएंट बी लिख दिया। ब्रैकेट क्या है, ये पूरा क्या है, ये है बच्चों एक्टिव मास, ठीक है। इसी तरह वो बी वाली वैल्यू का भी वो पूरा क्या है, वो भी है एक्टिव मास। जो एक्टिव मास है उसको मोलर कंसंट्रेशन में लिखते हैं, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब में, और इसको जो है वो लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम एक जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे। जनरल रिएक्शन है हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी और डी बन रहा है। क्लियर है। अब वो जो ऊपर वाला आपके पास रिएक्शन है ए और बी कन्वर्ट होके बच्चों सी एंड डी बना रहा है, तो ये जो ऊपर वाला एरो है ये करता है शो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका कांस्टेंट भी क्या होगा, के एफ। और जो नीचे वाला एरो है ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को, और इसी के अकॉर्डिंग इसका कांस्टेंट भी क्या होगा, के आर, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन में भी हमने पढ़ा ना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे, और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पे, यानी रिएक्टेंट के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है बेसिकली। फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो इक्वल का साइन और कांस्टेंट आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसका कांस्टेंट भी क्या होगा, के एफ होगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन बी। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों जो के एफ है ये क्या है, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक तो आपने लिख लिया ना, अब इसी तरह आप रिवर्स का भी रिएक्शन लिख लो। हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, सी और डी जब बन जाएंगे ना तो सी और डी दोबारा से ब्रेक डाउन होकर फिर ए और बी बना देंगे। तो रिवर्स रिएक्शन किन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे, यानी इन पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सी एन डी है, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी आर, इसी तरह हम इसको आर आर लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल, और इसका कांस्टेंट के आर, और यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ आ जाएगा
डी। जो के आर है ये क्या है, ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसको और हम क्या कह सकते हैं, वो वाले को हमने फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कहा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, अब हमने करना है एट इक्विलिब्रियम पे। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि दोनों के दोनों रेट क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। क्लियर है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास है ये, रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू है ये, तो फॉरवर्ड की जगह हम लिखेंगे के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आर आना है, ठीक है, रिवर्स आना है यहाँ पे। तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, के आर, और यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। अब हम कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेते हैं और जो एक्टिव मैसेज उनको एक साइड पे कर लेते हैं। इसका मतलब है के आर इधर चला जाएगा और ए बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे आएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू ये कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों ये जो इस साइड पे है ये के एफ और के आर, इसको हम कह देंगे कि ये है के सी के इक्वल, और के सी बेसिकली क्या है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब आप क्या करो, इस वैल्यू की जगह आप के सी लिख सकते हो, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, दैट के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ओवर ए और यहां पे आ जाएगा बी, और इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। क्या है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब फर्स्ट करो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें कोफिशिएंट भी मेंशन है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जर्नल रिएक्शन है हमारे पास, उसमें कोफिशिएंट भी मेंशन है, यानी आपके पास ए और बी तो रिएक्ट कर रहा है सेम वैसे ही, और सी और डी बन रहा है, बट एक चीज क्या इजाफी है इसमें कोफिशिएंट ए है, इसमें बी है, इसमें सी है और इसमें डी है। अब ऊपर आपको क्या समझ आ रही है, केसी के लिए आपने प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट नीचे लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर इसका केसी आप फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या होगा, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है सी और डी, ठीक है, और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है ए और बी, और जो भी कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएगी। अब कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, सी का सी और डी का यहाँ पे डी, ए की जगह यहाँ पे ए के ऊपर ए आ जाएगा और बी के ऊपर यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर आपको कहा जा रहा है कि उसका केसी लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं उनमें हमने केसी की वैल्यू लिखनी है। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है 2NH3 बना है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इसके केसी की वैल्यू लिखें। अब अगेन केसी क्या होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट लिख लो, क्या होगा NH3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट में होगा वो कहाँ जाना है, ऊपर पावर बन जानी है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे, ये 2 रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे है और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 3, तो वो 3 ऊपर पावर बन जाएगा, तो ये हमारे पास केसी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अगर आप एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल मेंशन है, इसको देखें तो यहाँ पे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, ठीक है, और ये बना क्या रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप इसमें से केसी की वैल्यू निकालो तो केसी अगेन क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये बच्चों प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ये है, इसका मतलब है पहले ऊपर हम ये लिखेंगे बाद में ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा NO2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो ये ऊपर 4 आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन है, प्लस नहीं लगाना, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे लिख लेंगे, बेशक आप कोई भी साइन ना लगाओ, ठीक है। और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है N2 और O5, और यहाँ पे भी देखो कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो केसी है ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, आपने रेशियो लिखनी है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स की, ठीक है। अब जो है वो हम सैंपल प्रॉब्लम को देखेंगे। 8.1 है, डाटा देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, एथेनॉल रिएक्ट विद एथेनॉइक एसिड टू फॉर्म एथाइल एथोनेट एंड वाटर। अब हमारे पास ये है एथेनॉइक एसिड, ये है एथेनॉल, एथाइल एथोनेट बनता है और साथ में वाटर बना है, ठीक है।
अब आगे देखो क्या मेंशन है, 500 cm क्यूब ऑफ द रिएक्शन मिक्सर, तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। 500 cm क्यूब ऑफ द रिएक्शन मिक्सर एट इक्विलिब्रियम कंटेन्ड 0.235 मोल ऑफ एथेनॉइक एसिड, ठीक है, एंड 0.0350 मोल ऑफ एथेनॉल together with 0.182 moles of ethyl ethonate and 0.182 moles of water। और कैलकुलेट आपने क्या करना है, आपने Kc कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन के नीचे जिन जिन के नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं वो वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ में आपने उसके नीचे उसी की कंसंट्रेशन लिखनी है। क्लियर है? 0.2350 मोल ऑफ एथेनॉइक एसिड, तो ये हमारे पास क्या है, ये है एथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.235 मोल आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल कितना है, 0.0350, तो 0.0350 मोल आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इथाइल एथोनेट है, वो कितना है, 0.182 मोल आ जाएगा। क्लियर है? और वाटर कितना है, 0.182 मोल। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, आपने इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, बिकॉज एक एक्टिव मास का फार्मूला क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। आपको वॉल्यूम ऊपर दिया हुआ है, किस में दिया है, सीएम क्यूब में, तो आपने किसने कन्वर्ट करना है, डीएम क्यूब में। तो 500 को आप सिंपली 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0.5 डीएम क्यूब आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इन सब को आप इस वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन आ जाए। तो यहां पे क्या होगा, 0.5 डीएम क्यूब, यहां सबको आपने 0.5 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? तो जब आप डिवाइड करोगे आपके पास देखो आंसर क्या आएगा, यहां पे हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 0.470। अब ऊपर वाला क्या है, मोल, ठीक है, और नीचे क्या है, पर डीएम क्यूब आएगा, 0.070 मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह इसको डिवाइड करो तो इसका आंसर आएगा 0.364 मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह इसको आप डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.364 पर डीएम क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने केसी का फार्मूला लिखना है, ठीक है, आपने केसी लिखना है। तो केसी का फार्मूला क्या होता है, ऊपर आपने लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्शंस में जो भी प्रोडक्ट है, और नीचे आपने क्या लिखना है, आपने रिएक्टेंट्स लिखने हैं। क्लियर है? तो अब आप बच्चों देखो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, ये वाली जो इक्वेशन के इस साइड में है ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट, और ये वाले जो दोनों हैं ये क्या है, ये है हमारे पास रिएक्टेंट्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, CH3COO-C2H5, ठीक है। उसके बाद साथ में आपने क्या लिखना है, वाटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको डिवाइड कर देना है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, CH3COONH, और साथ में क्या है, एथेनॉल, C2H5NOH आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इन सब की जगह आप इनकी अब वैल्यू लिखो, ठीक है। हमने फार्मूला लिखा, इन फार्मूला की जगह हमने इनकी वैल्यू लिख दी है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखो ये मोल पर डीएम क्यूब इससे कट गया, ये मोल पर डीएम क्यूब इससे कट गया, ठीक है। तो जो बाकी वैल्यूज है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 0.364 मल्टीप्लाई बाय 0.364 डिवाइडेड बाय 0.47 मल्टीप्लाई बाय 0.070, ठीक। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.1325, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं। क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0.0329। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4.027, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको राउंड ऑफ कर दो तो 4.03 हो जाएगा, वो 7 लास्ट वाला हमने खत्म कर देना है। ये हमारे पास जो केसी की यहाँ पे वैल्यू आई है वो कितनी बनी है, 4.03, और यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, केसी हैज नो यूनिट। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपेनॉन रिएक्ट विद, प्रोपेनॉन है मींस कीटोन है, प्रोपेनॉन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, ये इक्वेशन हमें दी गई है, ये प्रोपेनॉन है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये प्रोडक्ट बना है। अ मिक्सचर ऑफ 0.0500 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन, एंड 0.0500 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इज लेफ्ट टू रीच द इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ये है, और कहा जा रहा है हमें केसी की वैल्यू बताएं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की। मींस हमारे पास रिएक्टेंट की अभी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पे, तो पहले हम वो कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है।
तो आपने इसको करना कैसे है? तो स्टेप नंबर 1 में आपने सबसे पहले बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको रीराइट करेंगे। यहाँ पे क्या है, CH3COCH3 प्रोपेनॉन है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। नाम उन्होंने भी नहीं लिखा हुआ तो हम भी नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट लिखा है तो हम भी प्रोडक्ट ही लिख देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, प्रोपेनॉन की इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.0500, ठीक है। और ये किसमें है, मोल पर डीएम क्यूब में। हाइड्रोजन साइनाइड की कंसेंट्रेशन भी दी गई है, वो भी कितनी है, 0.0500 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये प्रोपेनॉन की इनिशियल कंसेंट्रेशन दी गई है और हाइड्रोजन साइनाइड की भी दी गई है, क्लियर है। और इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है वो 0 पे है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसकी कंसेंट्रेशन देखते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ये भी नहीं दी गई, ये भी नहीं दी गई, बट हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ये देखो दी गई है, कितनी है, 0.0233 मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर। हमें केसी निकालना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की तो होनी चाहिए ना, बट वो है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इनकी कंसेंट्रेशन फाइंड करेंगे, फिर हम केसी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने पहले इनकी ये कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है, क्लियर है। तो चलो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्लियर हो गया। अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मोल ही प्रोपेनॉन है, ठीक है, और 1 मोल ही हाइड्रोजन साइनाइड है। तो जब आपने इनकी इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन निकालनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है ना इक्विलिब्रियम पे, आपने उस कंसेंट्रेशन को इन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन से 1 बाय 1 करके माइनस कर देना है, तब आपके पास ये वाली कंसेंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ना यहाँ पे सबसे पहले हम इस रिएक्टेंट की निकाल लेते हैं कंसेंट्रेशन, CH3CO और CH3 प्रोपेनॉन है, ठीक है। इसकी कंसेंट्रेशन निकाली है, तो इसकी अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.0500। इसको आपने इस इक्विलिब्रियम से माइनस कर देना है, तो माइनस करोगे 0.0233। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.0267। अब ये जो वैल्यू आई है ये बेसिकली इसकी इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा। इसी तरह आप हाइड्रोजन साइनाइड की निकाल लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन साइनाइड की वैल्यू अपनी कितनी है, 0.0500। साइनाइड भी सेम ही था ना, तो 0.0500 माइनस और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन को माइनस कर देना है बीच में से, 0.0233, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.0267 मोल पर डीएम क्यूब, सेम ही आएगा ना, ठीक है। अब अपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि केसी का फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को आपने पुट कर देना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, CH3COH, यहाँ पे आ जाएगा CN और यहाँ आ जाएगा CH3 और ये ब्रैकेट आ गई, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 रिएक्टेंट है, CH3CO CH3 प्रोपेनॉन, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड। अब आप इन सब की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो ऊपर प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पे वैल्यू कितनी है, 0.0233 जो ये वाली है, और रिएक्टेंट की भी हम इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय, अब आप इन दोनों की वैल्यू ये वाली लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.0267 मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई 0.0267, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, ये मोल पर डीएम क्यूब इससे कट जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 0.0233, ठीक है। और जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 0.00712, और यहाँ पे देखो एक बचा हुआ है, मोल पर डीएम क्यूब आ गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास केसी की वैल्यू क्या आएगी, 32.7, और ये जब ऊपर जाएगी वैल्यू तो मोल पॉजिटिव है, मोल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और जो डीएम क्यूब है वो नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास केसी की ये वैल्यू निकल आएगी। 2 एग्जांपल्स हैं, उसमें हमने केसी का यूनिट निकालना है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 देखो, इसमें क्या है, एसिटिक एसिड है CH3COOH,
साथ में क्या है एथेनॉल C2H5OH रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो CH3COO C2H5 और साथ में है हमारे पास वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे। केसी का फॉर्मूला प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, तो ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट और ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट, क्लियर। तो प्रोडक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे पहले CH3COO C2H5 और दूसरा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे वाटर, ठीक है। डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास है रिएक्टेंट, तो CH3COOH, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है एथेनॉल C2H5NOH, ठीक है। एक जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर है। तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर। फिर ये दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी जगह हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी जगह हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, मल्टीप्लाई अब इसकी जगह हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, नो यूनिट, बिकॉज सारे के सारे यूनिट जो हैं वो कट गए हैं, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन है, रिएक्शन है इसका, तो 2NH3 ये प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। तो सबसे पहले हम केसी लिख लेते हैं। केसी हमारे पास क्या है प्रोडक्ट क्या है NH3 और यहाँ आ जाएगा ऊपर 2, बिकॉज यहाँ पे 2 है ना, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, साथ में क्या है हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट की जगह हम क्या लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब इस ब्रैकेट की जगह भी हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और बाद में बाहर आ जाएगा क्यूब। अच्छा, आसान तरीके, आप क्या करो, मोल पर डीएम क्यूब है, ये 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, आप क्या करो इसमें से एक वैल्यू निकाल लो, यानी क्या होगा मोल पर डीएम क्यूब ये, ठीक है, इस 3 में से एक वैल्यू को सेपरेट कर लो और 2 सेपरेट कर लो, क्लियर। तो ऐसे कर लो, ठीक है, आसान तरीका हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये 2, ये 3 था ना, 2 इधर कर दिया और 1 इधर कर दिया, क्लियर है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये इससे कट जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मोल है यहाँ पे मोल और ये मोल, 2 मोल हो गए, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल स्क्वायर और डीएम क्यूब क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस हो जाएगा ना। अब आप इस 1 के ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, तो बेसिकली ये बना है मोल स्क्वायर और डीएम क्यूब 6। अब आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, जो पॉजिटिव वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मोल -2 और डीएम क्यूब 6 हो जाएगा, बस केसी का इसका यूनिट आ जाएगा। तो सारे यूनिट जो है ना वो आपने अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही निकालनी है, क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।